हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देता हूँ। आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन क्या होता है, उसके बेसिक्स को और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं उनको हम लोगों ने देखा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जिनमें एक होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम जिसे बोलते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जहाँ पे मास आपका किलोग्राम में, लेंथ आपका मीटर में और टाइम सेकेंड में होता है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सीजीएस सिस्टम, जहाँ पे आपका लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में होता है। और फोर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, एफपीएस सिस्टम, जहाँ पे लेंथ हमारा फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में कैलकुलेट होता है, लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें वही आज सीखना है कि हम कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, यानी कि अगर मान लो हमको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है बच्चों, वैसे तो हम जनरली कन्वर्ट करना जानते हैं, छोटे क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एमकेएस इनटू सीजीएस और सीजीएस इनटू एमकेएस बाय सिंपल मेथड्स। बट आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों क्या, वही कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले जो एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर इज इन एमकेएस सिस्टम। अब हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। तो बच्चों आप क्या कहते हो कि सर हम इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में जो यूनिट होती है लेंथ की वो सेंटीमीटर होती है। यानी आपने क्या किया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये बताइए कि जब मैंने कन्वर्जन किया तो क्या क्या चेंज हुआ। पहला, सर जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, अगर आप बच्चों देखे हो पिछला वीडियो तो आपको पता होगा, ये जो लेंथ है वो है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, है ना। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो लोगों से मिलकर के बना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। और 1 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और व्हाट अबाउट द एम, एम इज द यूनिट। यानी कि आपने क्या देखा बच्चों, जो हमारा एल है उसमें एल क्या है, क्यू है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एन क्या है यहाँ पर बच्चों, 1 हो गया एन की वैल्यू। और यूनिट क्या हो गई, मीटर, यानी कि एमकेएस में हमारी यूनिट है। समझ गए, हमें कन्वर्ट करना था सीजीएस में। तो अब ये बताओ बच्चों, जब हम लोगों ने L1 मीटर को सीजीएस में किया तो क्या वो कुछ और हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी? बिल्कुल नहीं, अभी भी वो तो लेंथ ही रहेगा, यानी कि अभी भी वो लेंथ है, यानी फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रह गया। बदला क्या, बदल गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या बदल गया, सिस्टम ऑफ यूनिट बदल गया। यानी कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना चाहो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसका मतलब क्या हुआ सर कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में एक N1 इंटू U1 का प्रोडक्ट करेंगे तो लेंथ मिलेगा, देखो 1 इंटू मीटर लेंथ मिल गया आपको। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में आपका N बदल करके N2 हो गया, 100 हो गया, और यूनिट U1 से U2 हो गया, तो आपने क्या किया, इसको N2U2 लिख लिया। लेकिन एट द एंड आप देखोगे दोनों L के ही तो बराबर है, यानी दोनों Q के ही बराबर है, तो आप Q को N1U1 इंटू N2U2 कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि हम अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कह दे कि 1 मीटर आपकी गिवन वैल्यू है, कन्वर्ट करिए इसको 1 मीटर आपकी गिवन वैल्यू है, कन्वर्ट करिए इसको सीजीएस में। यानी कि आपको N1 दिया होगा, U1 दिया होगा, आपको N2 निकालना होगा, और U2 आपको पता होता है कि सीजीएस में मीटर का वैल्यू क्या, सीजीएस में क्या होता है मीटर बच्चों, सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपको तो ये पता होगा किसमें करना है कन्वर्ट। ठीक है, बस पता क्या करना होगा कि व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन दैट सिस्टम, वो आपको निकालना होगा, यानी कि आपको N2 निकालना होगा बच्चों। तो बच्चों अगर आप N2 निकालते हो तो व्हाट विल बी दैट, इट विल बी N1 अपॉन में U2 हो जाएगा। यानी आप क्या करोगे, सिंपली N1U1 में U2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये U1 और U2 को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं।
हाउ वी कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए बच्चों, कोई भी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिकली उनमें 3 लोग ही मिलेंगे हमको। वैसे तो बहुत 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपका, 2 सप्लीमेंट्रीज हैं, लेकिन हमें मेनली 3 लोग ही हर जगह दिखते हैं। तो इसीलिए फिलहाल अभी हम उन 3 लोगों को ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बाकी भी कोई टर्म आता है, उन 3 फिजिकल क्वांटिटी, उन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा कोई और टर्म भी आता है तो उसको भी हम वहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे ऐड करेंगे, डोंट वरी। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की तो वो बेसिकली उसमें 3 लोग आ सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लिख सकते हो N1 को ऐसे ही, U1 को यूनिट है, यूनिट आपकी लेंथ, मास और टाइम तीनों में होगी। ठीक है, तो आप लिख लो मास से बना हुआ यूनिट है, M1 मान लो, U1 के लिए मास M1 हो गया, U2 के लिए मास M2 मान लो। ठीक है, U1 के लिए लेंथ को मान लेते हैं L1, U2 के लिए लेंथ को मान लो L2 और U1 के लिए टाइम को मान लो T1 और U2 के लिए टाइम को मान लो T2। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि सर जो हमारी यूनिट है ऊपर U1, जो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट है, कोई MKS में या CGS में है, उसमें मास के पावर यानी किलोग्राम के पावर क्या होगा, या जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें ग्राम, अगर CGS में करना है तो उसमें ग्राम के पावर क्या होगा, ये तो पता नहीं हमें। उसी तरह से लेंथ MKS में आपका मीटर है, CGS में आपका सेंटीमीटर है, उसमें पावर क्या होगा ये भी नहीं पता हमें, कि मीटर का स्क्वायर है उस यूनिट में, कि मीटर का क्यूब है, कि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनमें आर्बिट्रेरी यूनिट्स को अपने मन से मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ABC को निकालेंगे और फिर हमारा आंसर वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमने फाइनली क्या फॉर्मूला देखा बच्चों, हमने फाइनली फॉर्मूला देखा कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल करके आएगी, क्या हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, N2 डेट विल बी N1 जो कि दिया हुआ है इंटू M1 अपॉन M2 के पावर A हो जाएगा, L1 अपॉन L2 के पावर B हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के पावर C हो जाएगा। M क्या है बच्चों, M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ एंड T स्टैंड फॉर टाइम। आई होप आप सभी लोगों को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस फॉर्मूले को ही दिमाग में रखिएगा, बस आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमें कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब सबसे पहली बात बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है। तो बच्चों अगर ध्यान दो, जो हमारा 1 न्यूटन है इट विल बी इन MKS, यानी हमारा ये किसमें है बच्चों, ये हमारा है न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में है। या MKS का मतलब बच्चों जहाँ पे मास आपका हो जाएगा किलोग्राम में, लेंथ हो जाएगा आपका मीटर में और टाइम हो जाएगा सेकंड में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सर जी यूनिट तो क्लियर हो गया कि U1 किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है। ठीक है, N1 क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है, यानी कि आपने क्या देखा बच्चों, N1 की वैल्यू 1 हो गई, U1 आपका है MKS में। ठीक है बच्चों, कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में। डाइन इज द CGS यूनिट, तो डाइन यानी कि U2 में कन्वर्ट करना है जो कि आपका होगा CGS में। लेकिन सर जी डाइन के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये तो पता ही नहीं हमें, यही तो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इट विल बी व्हाट, इट विल बी हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप को ही फॉलो करते हुए आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर 100% मार्क्स। अगर आपने स्टेप्स को स्किप किया तो मे बी की मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाए, बिकॉज सम टाइम वी आर टेकिंग स्टेप मार्किंग। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये देखो कि फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी। बताओ बच्चों 1 न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। बिल्कुल सही, तो आपका होता है फोर्स। अब बताओ बच्चों व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या होता है, डायमेंशन होता है आपका फोर्स का MLT-2। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अब बच्चों जरा कंपेयर करो इसको, m की पावर a,
एल के पावर बी टी के पावर सी से। अगर बच्चों इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे इसको m के पावर a l के पावर b t के पावर c, तो क्या मिलेगा? देखो m के पावर यहाँ पर a है, यहाँ क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी a की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? b की वैल्यू यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हो गई। एंड व्हाट अबाउट c की वैल्यू सर हमें मिल गई -2। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हाउ वी कैन कैलकुलेट a b एंड c। वाई वी कैलकुलेट a b एंड c? फॉर पुटिंग हियर हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों n2 बराबर n1 समथिंग, उसमें हम a b c को पुट करना चाहते हैं, तभी ना हमें आंसर निकल करके आएगा n2 की वैल्यू। और n2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमें मालूम चलेगा 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम होता है, ठीक है। चलो अब बच्चों आते हैं फॉर्मूले पर। n2 इज इक्वल टू होता है n1 m1 अपॉन m2 के पावर a l1 अपॉन l2 के पावर b t1 अपॉन t2 के पावर c होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करो कि n1 की वैल्यू यहाँ पुट करो। व्हाट इज द n1? 1 हो गया बच्चों, 1 हो गया आपका n1 की वैल्यू यहाँ पर। m1 देखो याद रखना बच्चों 1 का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 पहले आता है या 2 पहले आता है नंबर सिस्टम में? ऑफ कोर्स 1 आता है, यानी कि जो क्वेश्चन में पहले गिवन हो वो आपका 1 वाला होगा, यानी कि m1 l1 t1 उस सिस्टम ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि गिवन है। और इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन क्या है? न्यूटन, 1 न्यूटन गिवन है, यानी mks गिवन है, यानी आपका ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा mks को, ठीक है। अच्छा m2 l2 t2 क्या है बच्चों? जिसमें कन्वर्ट करना है, वो पूछेगा आपसे तो बाद में आएगा ना वो, तो आपको कन्वर्ट किस में करना है? cgs में आपको कन्वर्ट करना है cgs में। तो आपका m2 l2 t2 जो होगा बच्चों वो आपका cgs में हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों तो अब हम लोग यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। m1 mks में क्या होगा मास बच्चों? किलोग्राम। cgs में कन्वर्ट करना है, ग्राम हो गया। पावर a की वैल्यू 1 हो गई। लेंथ हो गया आपका मीटर में, ये हो गया आपका ग्राम सेंटीमीटर में। पावर हो गया ये भी 1। सेकेंड टाइम, दोनों में टाइम सेकेंड होता है, पावर हो गया -2, ठीक है बच्चों। अब किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर लो, कोशिश करो कि सब सारे के सारे यूनिट्स आपस में कट फिट जाएं और आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। बिकॉज आप जानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर होता है जिसमें यूनिट्स आपको नहीं मिलते हैं, उनका डायमेंशन 0 होता है, उन पर उनके पावर डायमेंशन लेस होते हैं वो, ठीक है। डायमेंशन 0 नहीं, डायमेंशन लेस होते हैं बच्चों वो, ठीक है। और उनके पास कोई यूनिट नहीं होती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको सभी लोगों को काटना है, ठीक है बच्चों। तो अब कन्वर्ट करो जरा इनको, किलोग्राम को आप कर लो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो ग्राम में करोगे बच्चों तो 1000 ग्राम हो जाएगा, नीचे भी ग्राम हो जाएगा, पावर 1 हो गया, ठीक है। मीटर को करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया, अपॉन सेंटीमीटर हो गया, पावर 1। सेकंड कट गया और पावर 1 करोगे बच्चों तो 1 ही आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? फाइनल रिजल्ट 10 के पावर, देखो ये 3 हो गया, 30 मतलब 10 के पावर 3 हो गया, 20 10 के पावर 2 हो गया। कंबाइन करो, प्रोडक्ट है आपस में तो पावर ऐड हो जाएंगे, 10 के पावर 5 हो जाएगा। तो व्हाट यू गेट बच्चों? यू गेट द वैल्यू ऑफ n2 एंड इट विल बी 10 के पावर 5। देन योर आंसर विल बी व्हाट? योर आंसर विल बी सर 10 के पावर 5 डाइन, यानी आपने कन्वर्ट कर लिया 1 न्यूटन को डाइन में। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा एक बार रिपीट देख लीजिएगा, पूरी तरह ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज़ मैंने देखा है ना बच्चों अक्सर क्वेश्चन में कि बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बस एक चीज़ का, कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रख दीजिएगा और जिसमें करना है उसको नीचे रख दीजिएगा। फिर किसी को भी किसी में कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीजीएस में करिए कि सबको या सबको एमकेएस में करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हर बार सेम आने वाला है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखिएगा और जिसमें करना है उसको नीचे रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आते हैं अपने अनदर एग्जाम्पल्स पे। हमारा एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग।
अब बच्चों वही क्वेश्चन सेम टाइप का है कि आपका जो जूल होता है वो क्या होता है बच्चों, एमकेएस में होता है, और अर्ग जो होता है आपका सीजीएस में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें एमकेएस को यानी कि हमको क्या करना है बच्चों, एमकेएस को सीजीएस में करना है। ठीक है, अब 1 जूल है, मान लो क्वेश्चन में कहता कि आप 10 जूल को कन्वर्ट करो, 10 जूल कर लेते हैं आप। अब सर N1 क्या होगा, जो दिया हो, जो पहले गिवन हो वो N1 होगा, 1 फॉर जो पहले हो, तो N1 क्या हो गया बच्चों आपको 10 हो गया। ठीक है, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे N2 क्या होगा ये आपको निकालना है, तो पता ही नहीं है हमको, ये आपको कैलकुलेट करना है। किससे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एमकेएस से सीजीएस में करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या करना होगा बच्चों, हमको याद करिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था सर N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C था। ठीक है, पहला काम ABC को निकालना है सर हमें। ठीक है, उसके बाद ही कुछ आगे करेंगे बच्चों। अब ढूंढो कि पहले ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आंसर है सर ये वर्क है। वेरी गुड, तो अगर बच्चों ये वर्क है तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ W वर्क इज व्हाट, याद करो आपने पढ़ा होगा ml स्क्वायर T-2। ठीक है, कुछ लोग को वर्क का डायमेंशन पता नहीं होगा, बहुत आसान है बच्चों, देख लो जरा सा। आप जानते हो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बताओ बच्चों फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब अगर बच्चों हम लोगों को ना अगर डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं पता है तो हम उसको यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मास का तो बच्चों कैपिटल M हो जाएगा डायमेंशन, सभी लोग जानते होंगे। एक्सेलरेशन याद करो, उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो क्या हो जाएगा ये मीटर मतलब मीटर मतलब L है ना, मीटर मतलब L। मीटर मतलब L अपॉन में सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम का क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा, T स्क्वायर हो गया। और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अगेन L होता है, तो क्या हो गया बच्चों ये हो गया M L इंटू L स्क्वायर हो गया, और T पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। जिनको लोगों को नहीं आता है वो यहाँ से डायमेंशन ऑफ वर्क को निकाल सकते हैं इस तरह। बच्चों देखो डायमेंशंस को याद करना जरूरी नहीं है, बस उसको निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देन यू विल इजीली कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब सर कैसे फॉर्मूला हमें याद रहेगा, तो बेटा वो प्रैक्टिस से याद होगा, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस को, अपने आप फॉर्मूला आपको याद होता जाएगा, डायमेंशन याद होता जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया बच्चों, वर्क का डायमेंशन निकाल लिया, ML स्क्वायर T-2 आ गया। अब जरा इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है सर, M के पावर A, L के पावर B, T के पावर C से। बच्चों अगर कंपेयर करोगे तो व्हाट यू गेट A इज इक्वल टू 1, है ना, देखो A इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, B इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, देखो B की जगह 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और C की जगह क्या लिखा है बच्चों, अगेन -2 लिखा हुआ है। हमको A B C की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमको फॉर्मूला लिखना है और उसमें उस वैल्यूज़ को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं बच्चों कैसे होगा ये। फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, T1 अपॉन T2 के पावर C होता है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, देखो बच्चों 10 दिया हुआ है ना, 10, N1 की वैल्यू 10 हो गई हमारी। ठीक, कन्वर्ट किसको करना है, MKS को, तो जिसको करना है वो ऊपर होगा, ठीक है, और जिसमें करना है उसको नीचे रख दो। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। तो ऊपर हो जाएगा मास, व्हाट इज मास इन MKS, क्या होता है CGS में मास क्या होता है और MKS में मास क्या होता है बच्चों, MKS में होता है किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम हो गया और CGS में ग्राम हो गया। वाई नीचे हम CGS क्यों रखा, क्योंकि हमको CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। व्हाट इज द A, 1 हो गया बच्चों, तो 1 लिख दो यहाँ पर। लेंथ MKS में क्या होता है बच्चों, मीटर होता है, और CGS में क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर होता है। व्हाट अबाउट B, इट विल बी 2, तो यहाँ बच्चों आपने 2 लिख दिया। ठीक है, अब टाइम को आ जाओ, टाइम क्या होता है बेटा, टाइम आपका MKS और CGS दोनों में सेम होता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वैसे भी उसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम के टर्म को हम स्किप भी कर सकते, छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज चेंज होता ही सिस्टम के साथ, वो हमें सेकंड में ही रहता है। चलो अब बच्चों एक बात बताओ, या तो पूरे को आप MKS में कर लो, या तो पूरे को
CGS में कर लो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको CGS में कहा है सबको CGS में ही करो, आप किसी भी सिस्टम में दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जिसमें भी करना सेम करना, वैसे ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो किलोग्राम को ही कर लेते हैं, आसान होता है। 1000 ग्राम हो गया, अपॉन में ग्राम हो गया, इसको कर लेंगे 100 सेंटीमीटर हो गया, अपॉन में सेंटीमीटर हो गया। ये तो कुछ होगा ही नहीं, कट करके 1 आ जाएगा, -2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा फर्दर ये हो जाएगा, देखो 10 की पावर 3 हो गया, ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, 10 की पावर 3 हो गया, और 10 की पावर 2 का स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो गया, 10 की पावर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। और ये ऑलरेडी एक 10 है तो कितना हो गया, 10 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू 10 की पावर 8 हो गया। यानी बच्चों आप लोगों ने n2 की वैल्यू निकाल ली, एंड व्हाट विल बी दैट, इट विल बी 10 की पावर 8, ठीक है। आप यहाँ रख लो, तो क्या हो गया आपका आंसर, योर आंसर विल बी 10 न्यूटन इज इक्वल टू सॉरी योर आंसर विल बी 10 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 8 अर्ग। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशंस पे। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर 2 को। एप्लीकेशन नंबर 2 में कहता है कि हाउ वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है क्या चेक करना है, करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों ये क्या कहता है। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना कि कोई अगर गिवन इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। लाइक एग्जांपल हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, v = u + at। ये हम सभी लोगों ने क्लास 9 से ही पढ़ता आ रहे हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों इसमें जरा ध्यान से देखिए आप, तो लेफ्ट साइड जो टर्म है वो वेलोसिटी है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, हम सभी लोग जानते हैं इसको। ये क्या है, u आपका बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, सबसे पहले आप डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है देन दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। ये कहता है हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेंगे बच्चों, और ये चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है भी कि नहीं है। इससे पहले एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर अच्छा पहले उससे पहले एक एग्जाम्पल दीजिए, का जवाब दीजिए आप लोग मुझे क्वेश्चन का। मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है या 2 रॉड हैं, एक रॉड का लेंथ बच्चों है 1 मीटर, सेकंड रॉड का जो लेंथ है वो है 2 मीटर। तो अगर बच्चों इन दोनों रॉड को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो नया रॉड मिलेगा, व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दैट रॉड, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा न्यू रॉड, न्यू लेंथ, इट विल बी सर L1 + L2 होगा, यानी कि 1 + 2 होगा, यानी कि 3 मीटर होगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि जब 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, सेम, तो उस केस में, या 2 फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो उस केस में जो हमको रिजल्ट मिलता है वो वही मिलता है जिनको हमने आपस में ऐड किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यानी कि लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, एरिया नहीं मिलेगा। यानी कि डायमेंशन सेम होगा,
लेंथ का भी और उनको ऐड करने के बाद भी, क्योंकि जोड़ने के बाद भी हमें लेंथ ही मिलेगा, यानी कि डायमेंशन अभी भी इसका कैपिटल L होगा और जोड़ने के पहले भी इनका डायमेंशन कैपिटल L हुआ करता था। यानी आपने पहला नियम क्या सीखा बच्चों कि अगर हम लेंथ को लेंथ में ऐड करें तो हमें 2 लेंथ नहीं मिलेगा, ये गलत टर्म है, हमें 2L डायमेंशन नहीं मिलेगा, हमें अभी भी डायमेंशन उसका क्या मिलेगा बच्चों, L मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। या फिर सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा, लेंथ के डायमेंशंस को लेंथ का डायमेंशंस में से माइनस करेंगे तो हमें 0 नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो बच्चों, अगर हम इस L2 में से L1 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मीटर मिलेगा, न कि केवल 1 मिलेगा, है ना। यानी कि मीटर इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया, यानी हमें लेंथ को लेंथ में से माइनस करने पर लेंथ ही मिलेगा। तो आपने क्या सीखा कि जब दो डायमेंशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आंसर वही मिलता है जिसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे थे। ऐसे ही मान लीजिए आपने LT-1 को ऐड किया LT-1 में, तो आपको बच्चों LT-1 ही मिलेगा, ना कि 2LT-1 मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात भाई। LT-1 डायमेंशन किसका है, वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि उनका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन जो डायमेंशन लिखते समय हम मैग्नीट्यूड को ध्यान में नहीं रखते हैं, उसको हटा देते हैं वहाँ से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डायमेंशन को दो फिजिकल क्वांटिटियों को आपस में जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलता है वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हमने आपस में ऐड किया था। ठीक है, तो डायमेंशन भी उनका वही होगा जो कि पहले था। ठीक, चलो एक और चीज़ मैं बता दूँ बच्चों आपको। एक बात आप लोग बताओ मुझे, क्या हम कभी भी किसी लेंथ को एरिया में यानी L² में ऐड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। याद रखिएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी पहला नियम आपने क्या सीखा, फर्स्ट नियम आपका ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका डायमेंशन वही होगा जो कि पहले था। ठीक है, सेकंड नियम क्या है कि अगर दो अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हैं, we cannot add it to different type of physical quantity, या we cannot add it to physical quantities having different dimensions, having different units, different type of units को, physical quantities को, यानी कि लेंथ को मास में, मास को एरिया में, एरिया को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को फोर्स में ऐड नहीं किया जा सकता है। समझ गया बच्चों? याद रखिएगा सेकंड थिंग कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो सेम हो। सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, लेंथ को ऐड कर सकते हो, मास में ऐड कर सकते हो, एरिया में एरिया को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग वापस अपने एग्जाम्पल पे। इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि वेलोसिटी है, तो वो है क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर? अगर आपको नहीं पता तो याद करो, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। पर का मतलब अपॉन होता है। ठीक है, तो मीटर का सर हो गया L, सेकेंड का हो गया T, ऊपर जगह क्या हो जाएगा LT-1, ऊपर जाने पावर का साइन उल्टा हो जाता है। अभी T के पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो बच्चों डायमेंशन क्या हो गया, LT-1 हो गया। अब चलो बात करते हैं राइट हैंड साइड की बच्चों, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों, राइट हैंड साइड में हमारे पास दो लोग हैं, U है और AT है। U का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? U इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, आखिर में वो तो वेलोसिटी ही ना है, डायमेंशन उसका भी क्या होगा, LT-1 होगा। बिल्कुल सही, LT-1 हो गया। प्लस व्हाट अबाउट A बच्चों? A का डायमेंशन क्या होगा? A एक्सेलरेशन है सर। सर A बराबर होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर का तो हो जाएगा L, सेकेंड का हो जाएगा T⁻², ऊपर जाएगा क्या होगा बच्चों बताओ? सेकेंड का T होगा, पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर गया तो पावर -2 हो गया, यानी LT-2 हो गया सर जी डायमेंशन ऑफ A। इंटू क्या है, इंटू कहाँ गया, इंटू क्या है, T है टाइम, तो टाइम को इंटू करोगे ना, डायमेंशन T हो गया। अब बच्चों इनको सिंप्लीफाई करो, LT-1 हो गया प्लस LT, देखो -2 है प्लस 1 है, क्या होगा, -2 + 1 बराबर -1।
सेम बेस हूँ और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका पावर आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ बच्चों, LT-1 प्लस LT-1 बराबर क्या होगा? 2LT-1 होगा। बताओ, नहीं ना, मैंने बताया था अभी ना, L प्लस L बराबर L होता है। अरे भाई, वेलोसिटी और वेलोसिटी को ऐड करोगे तो वेलोसिटी ही ना आएगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायमेंशन तो वेलोसिटी का ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये LT-1 हो गया। तो आपने क्या देखा कि सर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के। इसका मतलब कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिख लोगे, हेंस, सिंस, ऐसे लिख लोगे आप, आंसर ऐसे लिखोगे बच्चों, देखो, सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, hence therefore the above equation is dimensionally correct। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपको ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कि सर जी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट के बराबर हो गया, इसीलिए एफ इक्वेशन जो कि आपका v बराबर u प्लस AT है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में g। ठीक है बच्चों, जहाँ t क्या है, t आपका है टाइम पीरियड, L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सिंपली इसको आप लेंथ भी कहिए, बिकॉज अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा L के बारे में यहाँ नहीं जानना है कि L है क्या एक्चुअली में। एक्चुअली L एक तरह की लेंथ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और सिलेक्शन में तो पढ़ेंगे वहाँ पे कि L इज एक्चुअल वॉट, G इज वॉट, यू नो अबाउट दैट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर जी यहाँ पे जो t है वो टाइम पीरियड है, 2 पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू हमेशा की तरह, L इज वॉट लेंथ एंड G इज वॉट एक्सेलरेशन। अब हमें बच्चों ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हमको इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। आइए देखते हैं बच्चों, सेम प्रोसीजर, आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या होगा, t का डायमेंशन। बच्चों t का डायमेंशन क्या होने वाला है, कैपिटल T। याद करिए, व्हाट इज द t, t इज द टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड। और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, t होता है। तो टाइम का डायमेंशन बच्चों क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड, दैट्स वाई डायमेंशन विल बी कैपिटल T। तो आपका बच्चों ये कैपिटल T हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं बच्चों हम लोग डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं बच्चों, क्या है ये, 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दियर डायमेंशंस, ठीक है, हम उन कांस्टेंट्स को भगा देंगे वहाँ से। लेकिन याद रखिएगा, हर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं हो ज़रूरी नहीं है। आपने पढ़ा है ना, 4 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनके पास डायमेंशन भी होता है और जिनकी वैल्यू चेंज भी होती है। ठीक है, सेकंड आपने पढ़ा होगा डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू तो चेंज होती है लेकिन डायमेंशन उनके पास नहीं होता है। एग्जांपल स्ट्रेन हो गया, है ना, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद बच्चों आपने एक पढ़ा होगा डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है लेकिन डायमेंशन 0 होता है। और एक आपने पढ़ा होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट भी होते हैं और डायमेंशन भी उनके पास नहीं होता है। इसका सिंपल एग्जांपल है कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे हो गए, 2 पाई हो गया, पीछे देख रहा होगा आप लोगों ने, 2 पाई जो है इसकी एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरह की है और इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट भी होता है और डायमेंशन भी इसके पास नहीं होता है। तो इनको जब है डायमेंशन नहीं तो इनको हटा देंगे यहाँ से। तो फाइनली यू विल हैव टू राइट डायमेंशन ऑफ L अपॉन G का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बच्चों बताइए L का डायमेंशन क्या होने वाला है, कैपिटल L, सिंपल लेंथ है तो L होगा। G का क्या होगा बच्चों,
जी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, LT - 2, पीछे बढ़ चुके हैं हम लोग अभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद करिए एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन ही होता है, तो ये आपका LT - 2 हो गया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L, और ये L जाएगा ऊपर तो -L हो जाएगा, L तो ऊपर है ही, ये गया तो L के पावर -1 हो गया, ठीक है, पावर नेगेटिव हो जाएगा, और T के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा, और होल पावर क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, L के पावर, मतलब वो हट जाएगा। फाइनली बचेगा आपका T की पावर 2 के पावर 1/2, अब 1/2 से 2 कट गया, फाइनली क्या बचा बच्चों, T बचा। तो आपने क्या देखा कि सर जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी हमारा गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिख दोगे हेंस, लिख दोगे सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, hence the given equation is dimensionally correct। आई होप बच्चों आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे डायमेंशनल मेथड से, कैसे हम किसी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। चलिए बच्चों तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। चलिए बच्चों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। देखिए बच्चों थर्ड एप्लीकेशन जो हमारा है उसमें हम लोगों को किसी भी वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, मतलब हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। यानी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें डिराइव करना है इक्वेशंस, डिराइव इक्वेशंस विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, हम लोगों को इक्वेशंस को डिराइव करना है डायमेंशन मेथड से। आइए बच्चों सीखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे किसी भी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन मेथड का यूज करके। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि गिवन इक्वेशन में क्या हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हमको पहले हमें निकालना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। पहला चीज हमें ढूंढना है कि हमें क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड, हमें ये चेक करना है कि वो जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो किन किन लोगों पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड, ऑन विच वेरिएबल्स इट डिपेंड्स। ठीक है। थर्ड, हमें उन्हें प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है। फिर थर्ड, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले दो चीज़ बच्चों हमको ढूंढना है, ढूंढते हैं। आइए देखिए बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी v ऑफ अ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, लैम्डा बोलते हैं बच्चों इसको, लैम्डा। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव है वो डिपेंड कर रही है इन तीन फैक्टर्स पे, पहला वेवलेंथ पे, सेकंड डेंसिटी पे, और थर्ड डिपेंड कर रही है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। यानी हमें डिपेंड कौन किस पे कर रहा है, मिल गया ना, देखिए सेकंड पार्ट मिल गया हमें। अब ढूंढना है, निकालना क्या है हमें, तो डिड्यूस द डायमेंशनल मेथड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। मतलब आपको इन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कि वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ, डेंसिटी और जी पे किस प्रकार डिपेंड करती है, ये आपको रिलेशन निकालना है बच्चों। ठीक है। इसका मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि आप वेलोसिटी का एक इक्वेशन निकालिए। ठीक है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप ये देखो कि वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ द वाटर रो एंड जी पे डिपेंड कर रही है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर। अब बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो वेवलेंथ के स्क्वायर के
डिपेंड कर रही है, कि वेवलेंथ की पावर 3 पे डिपेंड कर रही है, कि वेवलेंथ की पावर 1/2 पर डिपेंड कर रही है। मतलब कहीं भी वेवलेंथ का पावर मेंशन नहीं किया है, यानी हमें पावर पता नहीं है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसका पावर a है, क्योंकि पावर कुछ भी होगा, अगर पावर 1 होगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर पावर -1 होगा तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पावर होगा हमारा वो सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो पावर पता नहीं है तो पावर मैंने अपने मन से बच्चों a मान लिया, हमें जो माने हैं उसको बाद में निकालना ही पड़ेगा। सेकंड बच्चों बताओ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सेकंड टर्म डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है वाटर की, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अब इसका पावर भी क्लियर नहीं है बच्चों, मान लो कि b है। ठीक है, थर्ड देखो बच्चों वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रही है, इसका पावर भी हमें क्लियर नहीं है, तो सर इसका पावर भी क्या लिख लेंगे हम, c लिख लेंगे। यानी कि एक ही वेलोसिटी 3 लोगों पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे, रो पे और जी पे, तीनों को कंबाइन कर देते हैं बच्चों। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट लैम्डा के पावर a, रो के पावर b, जी के पावर c हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो मान लेता हूँ कि इट विल बी अ कांस्टेंट k, लैम्डा के पावर a, रो के पावर b एंड g के पावर c मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक ये इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, इसको यहीं पे 1 मान के छोड़ देते हैं। अब क्या करना है बच्चों हमको, अब हमको दोनों साइड का डायमेंशन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, डायमेंशनल मेथड से निकालना है। और आपने बच्चों पढ़ा है ना, ये एक तरह का इक्वेशन है, और इक्वेशन अगर सही है तो वो डायमेंशनल रूल को फॉलो करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि हमको पता है ये सही है इक्वेशन, क्योंकि हमने अभी निकाला है कि v डिपेंड कर रहा है इन लोगों पर, इसका मतलब v बराबर इतना होगा, इतना हम लोगों ने निकाल लिया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है तो दोनों साइड का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए बच्चों। तो अब दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, LT-1, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। बट बच्चों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब m, l और t के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन m तो सर इसमें है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम m के पावर 0 कर सकते हैं। 0 का मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी कि आप अगर m के पावर 0 यहाँ पर लिखते हो तो उसका मतलब 1 ही होगा, और 1 इंटू LT-1 करोगे तो LT-1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। What about the dimension of constant, अभी मैंने कहा सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पर है ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर होगी जनरली, अब उस न्यूमेरिकल वैल्यू की तो वैल्यू पता नहीं है हमें क्या है, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, उसको भगा देंगे यहाँ से। तो अब बात करेंगे बच्चों लैम्डा का। लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ, वेव की लेंथ होती है, जो कि आपका क्या होती है बच्चों, मीटर में होती है, जो एक तरह की लेंथ होती है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L होता है। वेरी गुड, तो लैम्डा का डायमेंशन हो गया L, डेंसिटी रो हो गया बच्चों। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, आप बताओ डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, कैपिटल M होता है, वॉल्यूम होता है L के पावर 3। तो व्हाट अबाउट द डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगा ML-3 ना, L जाएगा जब ऊपर तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों ये ML-3 हो गया। चलो अब बात करते हैं बच्चों जी की। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन है, पीछे पढ़ा था अभी हम लोग टॉपिक में। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होता है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, LT-2 हो जाएगा। अब बच्चों इनके पावर क्या था, B था, और इनके पावर क्या था, C था। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों इनके ब्रैकेट को कंबाइन करो, देखो m पहले m है तो पहले m लिख लो। m के पावर बच्चों क्या है, यहाँ पर 1 है, और होल पावर क्या है, b है, तो 1 इंटू b क्या हो गया बच्चों, m के पावर हो गया हमारा b। अब l को ढूंढो, पहले में तो यहाँ पर l के पावर a है बच्चों, तो l के पावर a लिख लो। सेकंड ब्रैकेट में l के पावर -3 है, और होल पावर b है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर मल्टीप्लाई l के पावर -3 भी हो जाएगा। और थर्ड ब्रैकेट में l के पावर 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और होल पावर क्या है, c है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, l के पावर c हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या होगा कि आप t को देखो, t यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर t के पावर क्या है, -2 है, और होल पावर क्या है, c है, तो -2c हो जाएगा।
अब बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लो और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m के पावर हो गया b, l के पावर हो गया a माइनस 3b प्लस c। देखो इंटू है बच्चों, और इंटू में अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो a माइनस 3b प्लस c हो जाएगा, a माइनस 3b प्लस c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये t के पावर क्या हो गया माइनस 2c हो गया। अब हमें क्या करना है सर आगे? अब देखो बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिंपली अब चूंकि दोनों इक्वल है ना, अगर बेटा दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब है कि m के पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही m के पावर राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, है ना। दो लोग इक्वल तभी होंगे ना जब दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में इक्वल है, हर तरह से इक्वल है, तभी ना इक्वल कहलाएगा बेटा। तो देखो यहाँ पे m के पावर क्या है 0 है, और यहाँ पे m के पावर b है, बीच में लगा हुआ इक्वल। चूँकि इक्वल का मतलब है कि इधर के जो m के पावर होंगे इधर के m के पावर के बराबर होना चाहिए, यानी कि m के पावर जो इधर 0 है इधर m के पावर जो b है उसके बराबर होना चाहिए। ये कब होगा? जब b इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। वेरी गुड। तो आपने क्या देखा? आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों? b के पावर मिल गया हमें 0। अच्छा अब कंपेयर करो बेटा l के पावर, देखो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ क्या है a माइनस 3b प्लस c है। अब चूँकि इक्वल लगा है तो यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड का l के पावर राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, यानी कि l के पावर जो यहाँ 1 है और यहाँ जो l के पावर a माइनस 3b प्लस c दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू हो गया 1 के बराबर। क्लियर है ना? नहीं क्लियर तो फिर से देख लो। अगर बताओ बच्चों x के पावर a बराबर मान लो x स्क्वायर हो, मतलब क्या हुआ? a बराबर 2 हुआ ना। कंपेयर करोगे तो a बराबर आपको 2 आएगा, तभी ना x के पावर a बराबर x स्क्वायर होगा। तो वैसे यहाँ देखो l के पावर 1 है, यहाँ l के पावर क्या है a माइनस 3b प्लस c है, उसके अलावा कहीं और l तो है नहीं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में इस l के अलावा कहीं और कोई l तो है नहीं। तो ये दोनों l बराबर बीच में इक्वल लगा तो बराबर तभी होंगे जब इनके पावर आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पावर तो 1 है, यहाँ पावर क्या है a माइनस 3b प्लस c है, तो a माइनस 3b प्लस c को मैंने 1 के बराबर कर दिया। अब आओ बच्चों कंपेयर करते हैं t को। तो t के पावर क्या है? यहाँ -1 है, -1 हमने लिख लिया। और जरा राइट हैंड साइड में चेक करो, t के पावर क्या है बच्चों? -2c है, तो क्या करोगे बच्चों यहाँ पर -2c कर लोगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये तीनों लिखना आ गया होगा क्वेश्चन। यही 3 मेन हैं, अगर आपने a b c को निकाल लिया तो फिर आपके क्वेश्चन नंबर 1 में a b c को रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो माइनस से माइनस कट गया, तो c क्या हो जाएगा बच्चों? c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। हमारा c इक्वल टू आ गया 1/2। अब c को कहाँ रखें बच्चों? b पता है हमें, c पता है, यहाँ रख दो, a निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो देखते हैं, a माइनस सी इंटू बी कितना है बच्चों? 0, 3b है तो 0 हो गया ये, प्लस c है आपका 1/2 रख लो, इक्वल टू 1 आ गया। तो देखो बच्चों ये तो पूरा 0 हो गया पूरा ये, और जब 1/2 इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू को निकाल लिया, b की वैल्यू को निकाल लिया और c की वैल्यू को निकाल लिया। अब इन तीनों वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फ्रॉम 1 देखिए बच्चों 1 में रखिए इनकी वैल्यूज, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, k तो कांस्टेंट रहेगा ही, लैम्डा के पावर हो जाएगा a कितना है बच्चों? 1/2 हो गया, तो लैम्डा के पावर क्या हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। रो के पावर क्या हो गया? b की वैल्यू 0 है, तो रो के पावर हो गया 0, और g के पावर क्या हो गया बच्चों? c की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने देखा कि सर वेलोसिटी जो होगा वो हमारा हो जाएगा k अंडर रूट में रो तो 0 पावर है, तो रो तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी रो की बच्चों, तो रो गायब हो जाएगा, लैम्डा इंटू जी हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आप जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा था कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है लैम्डा रो और जी पे, लेकिन आंसर में क्या आया कि वेलोसिटी बराबर के लैम्डा जी केवल आया, रो गायब हो गया यहाँ से। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इन फैक्टर पे वो चीज़ डिपेंड कर रहा है वही आंसर में भी आपको मिले, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत कि आपका आंसर गलत आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में तो कह रहा है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है रो के ऊपर, लेकिन यहाँ तो रो आ ही नहीं रहा है आपका, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपका आंसर आएगा डायमेंशनली सॉल्व करने के बाद वही आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस के, इन टॉपिक्स के, अब तो हमारे डायमेंशन में सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा बच्चों वो केवल प्योरली न्यूमेरिकल्स पे होगा, केवल हम लोग उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आपको वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। या कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं आज तक, या कैसे आ सकते हैं आगे, उन सब तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थम्स अप बच्चों।